आज की इस वीडियो में हम परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2020 में यूपी बोर्ड द्वारा पूछा गया है। प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण है और एक गोलीय लेंस है। एक गोलीय दर्पण और एक गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। यानी गोलीय दर्पण की भी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, गोलीय लेंस की भी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। पूछा है कि दर्पण तथा लेंस समभौता है। मतलब ये जो दर्पण है वो कौन सा लेंस है, उत्तल है। ये जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है। इसी प्रकार लेंस क्या है, उत्तल है या अवतल है। हमारे सामने 4 विकल्प है। आइए इसे देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर। ये जो माइनस चिन्ह है, दर्पण की फोकस दूरी -15 है। ये माइनस चिन्ह हमें इस दर्पण के नेचर को बताता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गोलीय दर्पण अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, अर्थात ये जो दर्पण है ये आपका अवतल दर्पण है। दर्पण आपका अवतल दर्पण है। लेंस, गोलीय लेंस भी हम जानते हैं 2 प्रकार का होता है, मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम प्लस के साथ लिखते हैं और अवतल लेंस की फोकस दूरी को माइनस के साथ लिखते हैं। यहाँ जो लेंस है उसकी भी फोकस दूरी माइनस में दे रहा है, इसका मतलब ये लेंस भी अवतल लेंस है। यानी लेंस आपका है अवतल लेंस। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो दर्पण है वो भी अवतल है, जो लेंस है वो भी अवतल है, अर्थात दोनों अवतल हैं। यानी इन 4 विकल्प में हमारा विकल्प नंबर 1 ए सही है कि दर्पण और लेंस दोनों अवतल हैं, दोनों उत्तल नहीं है। ना बी सही है, ना सी सही है, ना डी सही है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2020 द्वारा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन 2019 में यूपी बोर्ड द्वारा पूछा गया है। प्रश्न है कि किसी दर्पण से आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, प्रश्न है कि किसी दर्पण से, दर्पण कैसा है ये नहीं बता रहा है, किसी दर्पण से आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, समभौता दर्पण है। हमसे पूछा है कि ये जो दर्पण है समभौता दर्पण है। विकल्प हमारे सामने है। पहला विकल्प कह रहा है केवल समतल। दूसरा विकल्प हमको दिया है केवल अवतल। तीसरा विकल्प हमको दिया है केवल उत्तल और अंतिम और चौथा विकल्प दिया है या तो समतल या तो उत्तल, आइए हम चेक करते हैं कि कौन सा विकल्प सही है।
एक दर्पण है, उस दर्पण के सामने हम चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों, यानी दूरी यहाँ कोई मायने नहीं रख रहा है, तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, तो प्रतिबिंब सीधा समतल दर्पण द्वारा भी बनता है। समतल दर्पण द्वारा हमारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, यानी समतल दर्पण हो सकता है, समतल दर्पण हो सकता है। और विकल्पों को चेक करते हैं, और विकल्पों को चेक करते हैं। ये हो सकता है, दर्पण द्वारा हमारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, दूरी यहाँ कोई महत्व नहीं रखता। अवतल नहीं, अवतल द्वारा हमने पढ़ा है कि हमारा प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, तो ये नहीं हो सकता। उत्तल दर्पण, हाँ उत्तल दर्पण हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं उत्तल दर्पण द्वारा हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, हम उत्तल दर्पण से चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों, हमारा प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, सदैव सीधा बनता है। यानी ये भी है, यानी समतल दर्पण द्वारा भी ऐसा हो सकता है, उत्तल दर्पण द्वारा भी हो सकता है। यानी विकल्प नंबर डी आपका दिया है कि या तो समतल है या तो उत्तल है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी यूपी बोर्ड द्वारा पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 2016 में उत्तर प्रदेश द्वारा पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। हमारे सामने 4 विकल्प है। पहला विकल्प है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। दूसरा विकल्प है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तीसरा विकल्प है हमारे सामने 15 सेंटीमीटर और चौथा अंतिम विकल्प है 20 सेंटीमीटर। प्रश्न एक बार हम पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर आपका दिया है 20 सेंटीमीटर। हम पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या को हम माइनस के साथ लिखते हैं। तो हम देखेंगे, हम लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी r बराबर -20 सेंटीमीटर। हमसे फोकस दूरी पूछ रहा है। हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस स्थिति में इसकी फोकस दूरी हो जाएगा -20/2, यानी f बराबर -10 सेंटीमीटर। आइए चेक करते हैं कि ये उत्तर हमारे किस विकल्प में है। तो विकल्प नंबर 1 नहीं है, विकल्प नंबर 3 भी नहीं है, विकल्प नंबर 4 भी नहीं है। यहाँ माइनस तो नहीं दिया है, लेकिन दिए गए विकल्पों में सबसे अच्छा विकल्प आपका है विकल्प नंबर 2। तो ये हमारा सही होगा। ये प्रश्न 2016 में यूपी बोर्ड द्वारा पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी यूपी बोर्ड द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। दूसरे सेट में पूछा गया था, बस्ती में नहीं आया था। क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की दिया है, एक उत्तल दर्पण की एक उत्तल दर्पण की
वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी, आगे कहा है जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ विकल्प है, पहला विकल्प है हमारे सामने 5 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है हमारे सामने 10 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प है हमारे सामने 20 सेंटीमीटर और चौथा और अंतिम विकल्प है हमारे सामने 30 सेंटीमीटर। आइए चेक करते हैं। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r हमसे पूछा है, दिया है इसकी फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसे हम प्लस के साथ लिखते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को हम प्लस के साथ लिखते हैं, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं r बराबर होता है 2f, यहां से r बराबर हमारा हो जाएगा 2 × 10 यानी +20 सेंटीमीटर। आइए चेक करते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, विकल्प नंबर 3 हमारा सही है। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प नंबर 3 हमारा सही है। आइए हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, वक्रता त्रिज्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है और ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी हमारा दिया है, नहीं फोकस दूरी पूछा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछा है, वक्रता त्रिज्या r दिया है, कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। ये वक्रता त्रिज्या किसका है, उत्तल दर्पण है, तो इसे हम प्लस के साथ लिखेंगे। फोकस दूरी पूछा है, हमारे सामने 4 विकल्प दिया है, विकल्प नंबर 1 है 32 सेंटीमीटर, विकल्प नंबर 2 है 16 सेंटीमीटर, विकल्प नंबर 3 है हमारा 64 सेंटीमीटर और विकल्प नंबर 4 है हमारा 8 सेंटीमीटर, विकल्प नंबर 4 हमारा 8 सेंटीमीटर। आइए हल करते हैं। हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या हमारा दिया है 32 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी इसकी आधी हो जाएगी यानी 16 सेंटीमीटर। दिए गए विकल्पों में हमारा विकल्प नंबर 2 सही है। आइए हम अगला सवाल लेते हैं। इस चैप्टर से पूछा गया यूपी बोर्ड द्वारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण के लिए, क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के लिए, यानी दर्पण पे ही अभी सारे सवाल चल रहे हैं, अभी हम लेंस पे नहीं पहुंचे हैं। प्रश्न है गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। इससे इजी क्वेश्चन तो इस लेसन का हो ही नहीं सकता। दोनों में रिलेशन पूछा है, हमारे सामने विकल्प है, पहला विकल्प दिया है F बराबर r/2, दूसरा विकल्प दिया है F बराबर 2r, तीसरा विकल्प दिया है r बराबर f/2 और विकल्प नंबर 4 दिया है F बराबर r। तो हम जानते हैं F और r में जो रिलेशन होता है वो फोकस दूरी आधी होती है r की, यानी F बराबर r/2। विकल्प नंबर 1 हमारा सही है, बाकी विकल्प हमारे गलत हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां हम करते हैं, यूपी बोर्ड में हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 जो 2019 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। प्रश्न है किसी प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना, किसी बिंब का यानी किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। लिखते हैं क्वेश्चन, एक वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है तथा वस्तु से बड़ा है। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, ये हमसे पूछा है। हमारे सामने 4 विकल्प है। विकल्प नंबर 1 है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा विकल्प हमको दिया है वक्रता केंद्र पर। तीसरा विकल्प हमारा दिया है वक्रता केंद्र से परे। और चौथा दिया है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस या फोकस के बीच। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल के आने की संभावना सबसे अधिक है। क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना है सीधा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, आभासी बना है। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा एक ही स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है। वो स्थिति है जब वस्तु दर्पण और उसके फोकस के बीच में हो। यानी ये है आपका अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ये है इसका मुख्य फोकस, ये है इसका ध्रुवी, ये है इसका प्रथम फोकस F, ये है वक्रता त्रिज्या C। जब वस्तु दर्पण, अवतल दर्पण और उसका फोकस के बीच में यहाँ होता है तो इसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, यानी आभासी बनता है। जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने तो वो प्रतिबिंब आभासी कहलाता है। यानी अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु उसके ध्रुव और फोकस के बीच में होता है तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। पीछे बना मतलब आभासी बना, हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। यानी दिए गए विकल्पों में आपका विकल्प नंबर 1 गलत है, विकल्प नंबर 2 गलत है, विकल्प नंबर 3 गलत है, विकल्प नंबर 4 आपका सही है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है। 2021 आपको नहीं दिखेगा, क्यों? आंसर आप कमेंट में लिख के दीजिएगा। 2020 का क्वेश्चन है प्रकाश का वेग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी IMP क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग निम्न माध्यम में से किसमें सबसे अधिक है?
निम्न में से, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प है वायु, दूसरा विकल्प आपका दिया है जल, तीसरा विकल्प आपका है कांच, और चौथा विकल्प है आपका निर्वात। प्रकाश है, ध्वनि मत समझ बैठिएगा। प्रकाश का वेग पूछ रहा है। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, वायु में या जल में या कांच में या निर्वात में? इसका आंसर सोचिए और जल्दी से दीजिए। देखिए, दिए गए विकल्पों में सबसे ज्यादा प्रतिरोध कहाँ मिलेगा? तो सबसे अधिक प्रतिरोध कांच में मिलेगा, यानी यहाँ स्पीड अधिक हो ही नहीं सकती। इसके बाद नंबर आता है जल में। हम जानते हैं कांच में अणु पास पास होते हैं, तो कोई जब उसमें उनके बीच से होकर ट्रेवल करेगा तो वहां प्रतिरोध सबसे ज्यादा मिलेगा, तो प्रकाश का वेग यहाँ सबसे ज्यादा हो ही नहीं सकता। कांच में भी अणुओं के बीच की दूरी थोड़ा अधिक हो जाता है। कुल मिला के अगर यहाँ देखें तो दिए गए विकल्पों में सबसे बेस्ट विकल्प आपका होगा निर्वात। वैक्यूम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां आपको प्रतिरोध नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ, यानी अगर इसको हम देखें तो सबसे अधिक प्रकाश का वेग निर्वात में, उसके बाद वायु में, उसके बाद जल में, उसके बाद कांच में। सबसे अधिक इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, और सबसे कम प्रकाश में, कांच में प्रकाश का वेग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 2011 और 2015 यानी यूपी बोर्ड द्वारा 2 बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न वही है, कह रहा है किस दर्पण से क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां क्वेश्चन है, किस दर्पण से, अभी हम दर्पण पर ही हैं, लेंस पर नहीं पहुंचे हैं। किस दर्पण से वस्तु से छोटा, किस दर्पण से वस्तु से छोटा व आभासी, वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। विकल्प है हमारे सामने। पहला विकल्प हमको दिया है समतल, दूसरा विकल्प हमारे सामने है अवतल, तीसरा विकल्प है हमारे सामने उत्तल, और चौथा विकल्प है हमारे सामने उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ऐसा होता है उत्तल दर्पण द्वारा। ध्यान देना, जब आभासी प्रतिबिंब बने और वस्तु से बड़ा बने, यानी दर्पण द्वारा दो स्थितियों में, दोनों दर्पणों द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो। लेकिन अवतल द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। कब बनता है? जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होता है। इससे पहले के प्रश्नों में
वो प्रश्न हमें कहीं मिल चुका है, आप बैक करके देख लीजिएगा। लेकिन जब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, और आपको पता है कि यहां दर्पण से वस्तु की दूरी मायने नहीं रखता, दूरी चाहे जितना हो, उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है सदैव आभासी बनता है और सदैव वस्तु से छोटा बनता है। तो इसका आंसर है विकल्प नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2012 में। 2012 में यूपी बोर्ड द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के सामने, जस्ट अभी जो इससे पहले हमने सवाल किया है वही क्वेश्चन है, लेकिन घुमा के पूछा है। क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, का प्रतिबिंब बनता है। 4 विकल्प है हमारे सामने। विकल्प नंबर 1 है वस्तु की स्थिति पर ही, वस्तु की स्थिति पर ही, वस्तु की स्थिति पर ही, मतलब जहां वस्तु है वही प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है दर्पण के सामने, दर्पण के सामने मतलब वास्तविक, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से दोगुनी दूरी पर, दर्पण के सामने वस्तु की दोगुनी दूरी पर। तीसरा विकल्प है दर्पण के सामने, दर्पण के सामने वस्तु की आधी दूरी पर, आधी दूरी पर। और चौथा विकल्प है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। हमने आपसे बताया कि अगर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है मतलब वास्तविक बन रहा है, और दर्पण के पीछे बन रहा है यानी आभासी बन रहा है। जैसा कि हम जानते हैं उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी बनता है, सदैव आभासी बनता है। आभासी मतलब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। आ रहा है? हाँ, सदैव दर्पण के पीछे बनता है और सदैव वस्तु से छोटा बनता है। तो ये दिए गए विकल्पों में ये विकल्प गलत है, ये भी गलत है, ये भी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे ये है, यानी विकल्प नंबर 4 हमारा, विकल्प नंबर 4 हमारा सही है। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसके आगे के कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।